Good evening, guys. Welcome back to my channel SSP Success. Today, I'm here to explain Indian Farm Reforms 2020, which is most burning topic going on. So let us begin. सो इंडियन फार्म रिफॉर्म्स ऑफ 2020 में तीन एग्रीकल्चर बिल्स हैं जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किए थे 27 सितंबर 2020 में। ये बिल्स जो हैं ये गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन बिल्स से फार्मर्स के पास मल्टीपल मार्केटिंग चैनल होंगे अपनी फसल को बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, बट किसान जो है इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं। सो ये तीन लॉज क्या हैं हम पढ़ते हैं डिटेल में। लेकिन जब से ये लॉज बनाए गए हैं, जब से ये एक्ट्स बनाए गए हैं, तब से प्रोटेस्ट शुरू हो गई है सितंबर 2020 से, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा। तो हम इसका एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो 2017 में क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल फार्मिंग एक्ट को रिलीज़ किया था और जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी थी एग्रीकल्चर पे, उन्होंने ये नोट डाउन किया कि जो ये रिफॉर्म्स लाए गए थे उनको अच्छे से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट्स में, जिनको हम एपीएमसीज कहते हैं, और ना ही उनको फेयरली और ऑनेस्टली सर्व किया जा रहा है और ना ही उनका पर्पस सर्व हो रहा है। तो उसके बाद सेंटर ने कंपटीशन को कम करने के लिए और पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और जो किसानों का अनड्यू कमीशन दिया जाता है मिडिलमैन को, वो कम करने के लिए जो है नए लॉज लाने की सोची। तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें 7 चीफ मिनिस्टर थे, जो सेटअप की गई थी जुलाई 2019 में, ताकि इन लॉज की जो है इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर ने प्रोमुलगेट किए 3 ऑर्डिनेंसेस फर्स्ट वीक ऑफ जून 2020 में। तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये एक्ट है क्या। तो जो पहला एक्ट है वो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है, जिसको प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन भी कहा जाता है। तो पहले क्या होता था कि इसके 2 मेजर पॉइंट है। तो पहला ये पॉइंट है, ये बिल कहता है कि भारत में कहीं पर भी किसान के द्वारा अपनी उपज को बेचा जा सकता है, उस पर कोई इंटरस्टेट और या फिर डिस्ट्रिक्ट बैरियर नहीं होगा। किसान चाहे जहाँ जा सकता है अपनी फसल को बेच सकता है। और दूसरा इसका मेजर पॉइंट है कि जो प्राइवेट मंडी है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो प्राइवेट मंडी क्या होती है उसको समझाने से पहले मैं आपको एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है वो बताती हूँ। तो भारत में 1950 में एपीएमसी को इस्टेब्लिश किया गया था। एपीएमसी क्या होती है? एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिन्हें हम कृषि मंडी कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। कृषि मंडी जो हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में, टाउन्स में, तो ये टोटल 7,000 एपीएमसीज है। जब फसल की कटाई होती है तो किसान भर भर कर लेके जाता है एपीएमसीज में अपनी फसल को और उसको बेस्ट प्राइस में बेचने की कोशिश करता है। तो हर एपीएमसीज में लाइसेंस मिडलमैन होते हैं जिनको हम आड़तिए कहते हैं। तो ये उपज को किसानों से खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, किसी को, रिटेलर्स को या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स को। तो अब इसमें चेंज क्या लाया गया है? तो अब फार्मर्स के पास ऑप्शन होगा कि वो जो है वो अपनी उपज को इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच पाएगा और ये प्राइसेस उन दोनों के बीच में एग्री किया जाएगा। मतलब अब मिडिलमैन जो है वो बीच में होगा नहीं। तो ये ऑन पेपर तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी लग रही है, बट अगर देखा जाए ओवरऑल बेनिफिट की जगह इससे घाटा होगा, क्योंकि बड़े बड़े बायर्स उनको ज़्यादा प्राइस देने की जगह कम प्राइस की कार्टेल बना सकते हैं। तो कार्टेल क्या होता है? कार्टेल ये होता है कि मतलब काफ़ी सारी, जैसे अगर शॉप्स है, जैसे हम सब्ज़ी मंडी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर वो है सब्ज़ी वाला है, वो 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये देता है। तो मतलब उन्होंने कार्टेल बनाया होता है कि इससे कम में नहीं बेचना है, तो उसको कार्टेल बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो हैं हमारे इंडिया में, उनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। 85% के फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। तो कम लैंड है तो उनकी उपज कम होती है, जिसकी वजह से वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे लार्ज स्केल फार्मर से, और इसमें खरीदने वाला जो है वो ताकतवर होगा बेचने वाले से। और दूसरा ऑब्जेक्शन फार्मर्स का ये है कि जो प्राइवेट मंडी एपीएमसीज को बंद करवा देगी, बिकॉज अगर सरकारी मंडी में खरीद ही नहीं होगी तो सरकार उसको मेंटेन करने के लिए उस पर खर्चा क्यों करेगी। तो जब एपीएमसी बंद होगी तो फार्मर्स के पास ऑप्शन ही नहीं होगा, उन्हें अपनी उपज इनको इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ही देना होगा और ये बायर्स फिर कार्टेल फॉर्म कर सकते हैं। तो एपीएमसीज पे वैसे टैक्स होता है,
और ये टैक्स जो है ये डिपेंड किया जाता है स्टेट पर कि मतलब वो कितना लगाया जाएगा, 2% या 3%। तो इससे स्टेट को भी नुकसान होगा क्योंकि उनको ये टैक्स नहीं मिलेगा, पर ये जो प्राइवेट मार्केट आएगी उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ओवरऑल ये कह रही है कि जो हमने मतलब इस जो पहला एक्ट है उसमें किसान कहीं भी जाके अपनी फसल को बेच सकता है। बट अगर देखा जाए तो पहले भी फार्मर कहीं भी जाके अपनी फसल को बेच सकता था, बट ये था कि आड़ती के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, फार्मर्स के ऊपर नहीं। और वैसे भी अगर फार्मर्स कहीं जाके अपनी फसल को बेचता भी है, जैसे उसको अपने शहर में अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का खर्चा भी तो होता है, तो उसको वो कहीं ना कहीं सेम ही उसमें दाम में पड़ जाती है। तो अगर गवर्नमेंट ये कहे कि भाई हम तुम्हारा मतलब ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का खर्चा हम उठाएं, तब तो फार्मर्स को फ़ायदा भी हो, उसके अलावा तो फार्मर्स को फ़ायदा होगा ही नहीं। तो ये इतनी यूज़फुल नहीं है जोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन वाली बात जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है। ठीक है, तो हमारा दूसरा बिल क्या है? दूसरा बिल है हमारा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, सो विच प्रोवाइड अ legal framework for farmers to enter into pre-arranged contracts with buyers including mention of pricing. So तो ये जो लॉ है, ये जो सेकंड वाला लॉ है, ये अलाउ करेगा फार्मर्स को कि एक एग्रीमेंट में, मतलब वो एक एग्रीमेंट करे एग्री फार्म्स के साथ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सब्जियां वगैरह खरीदती है, जो गेहूं वगैरह खरीदती है, उनके साथ। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि अभी जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी फसल उगी भी नहीं है लेकिन उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मतलब इनके साथ, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ। तो अगर क्या हुआ कि ज़्यादा फसल हो गई तो प्राइस कभी कभी कम हो जाते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूज़फुल होती है, क्योंकि अगर प्राइस कम भी हो जाते हैं, उन्होंने तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना कि भाई हम तो अपनी फसल उतने में ही देंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या लग रही है फार्मर्स को? तो फार्मर्स ये कह रहे हैं कि शुरू में ये कंपनी अच्छे प्राइजेस देगी, लेकिन कुछ साल तक, लेकिन बाद में वो अपना प्रॉफिट देखेगी और धीरे धीरे प्राइस कम होते जाएंगे। और अगर ये प्राइस कम देती है तो किसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा अपने उपज को कहीं और बेचने का। तो इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ जियो का। तो जब जियो शुरू शुरू में आई थी, जियो सिम कार्ड, तो जियो सिम कार्ड फ्री में बांटी गई थी, और धीरे धीरे करके पहले इन्होंने 3 महीने का फ्री दिया, फिर धीरे धीरे हर जगह अपने टावर्स लगवाए, उसके बाद 1 साल का फ्री दिया, और अब देखो 250 रुपये 199 इनका प्राइस हो गया, और बाकी सारी टेलीकॉम कंपनी को जियो ने पीछे कर दिया है। यहाँ का उसमें क्या बोलते हैं, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए दो दो कंपनी को एक कंपनी बनना पड़ रहा है। जैसे वोडाफोन आइडिया, दो कंपनी थी उन्होंने अब एक कंपनी है वो दोनों की। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स को फार्मर कह रहे हैं कि एमएसपी ना हटाए। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं हटेगा, लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज पर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो फार्मर्स कह रहे हैं कि मतलब जो एमएसपी है ना उसको लिंक किया जाए कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस के साथ। मतलब कि जो ये प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनके साथ भी मतलब ये हो कि अगर फार्मर्स का एमएसपी मतलब ख़राब ना हो, कि मतलब अगर ज़्यादा हो कम हो लेकिन उनको एमएसपी तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो दूसरा बिल ये था। तो तीसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये पहले क्या होता था कि आड़ती जो है वो बल्क में सामान स्टोर कर देते थे, और जब मार्केट में और जब प्राइजेस अच्छे हों तो उसको बेच दिया करते थे, जो कि इलीगल था। तो भारत में इसके लिए इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनाया गया। तो अब प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर इसके लिए कोई वो नहीं है, मतलब उनको डील दी गई है कि जितना मर्जी तुम स्टॉक कर सकते हो। तो फार्मर्स को लग रहा है कि इसकी वजह से तो आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, और फार्मर्स को उनकी उपज के लिए लो प्राइस मिलेगा हार्वेस्ट के बाद। तो उनके कंसर्न्स भी ठीक है। तो उसके बाद ये सब रेगुलेट मतलब जो ये लॉज थे, उनके लॉज जो थे वो जब एक्ट बन गए उसके बाद क्या हुआ, तो 20 सितंबर 2020 में 20 को क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन बिल्स को कहा कि ये जो है इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में काफ़ी सारे फार्मर्स को एम्पावर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये बिल्स जो है ये फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली बड़े बायर्स को बेच पाएंगे।
तो प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात रेडियो में एड्रेस करते हुए ये कहा 29 नवंबर 2020 को कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आज तक प्रोमिसेस करती आई थी कि मतलब हम फार्मर्स को ये देंगे, फार्मर्स को वो देंगे, बट अब मैंने ये फुलफिल कर दिया है। तो मोदी ने एक एग्जाम्पल भी दिया। मोदी ने कहा कि एक फार्मर थे महाराष्ट्र से, तो उनकी पेमेंट जो थी कॉर्न क्रॉप के लिए वो पेंडिंग थी, ट्रेडर्स ने वो पेमेंट नहीं दी थी 4 महीने से। तो जैसे ही नए फार्म लॉज आए और पास किए गए तो उस फार्मर को राहत मिली। इस लॉ के अकॉर्डिंग उस फार्मर्स के जो ड्यूज थे वो क्लियर किए गए 3 दिनों के अंदर। तो क्योंकि फार्मर्स ने उसके ट्रेडर के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च की थी। काफ़ी सारे यूनियन मिनिस्टर ने अर्ज किया है कि फार्मर्स को मिसलीड किया गया, मतलब उनको मिसलीड किया गया, मतलब उनको गलत फहमी दी गई है कि ऐसा, मतलब ये जो लॉज लाए गए हैं वो अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए हैं। तो 30 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि फार्मर्स को झुटलाया गया है, फार्मर्स को डिसीव किया गया है और कुछ लोगों ने उनको मिसलीड कर दिया है, ऑपोजिशन ने उनको मिसलीड कर दिया है। मोदी ने ये भी ऐड किया कि जो ओल्ड सिस्टम था वो रिप्लेस नहीं हुआ है, जबकि उसी में नए ऑप्शंस ला दिए गए जिससे फार्मर्स को हेल्प मिले। तो जबकि ये भी बात हुई है कि जो न्यू लॉज हैं उनमें कभी एमएसपी का जिक्र ही नहीं हुआ है। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर नरेंद्र सिंह मोदी ने ये कहा, सिंह तोमर ने, सॉरी नॉट मोदी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि ना ही तो गवर्नमेंट पहले एमएसपी का कमिट कर रही थी और ना ही अभी वाले लॉ में एमएसपी का कमिट कर रही है। तो क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इन तीनों लॉज को समझाते टाइम कि क्या क्या क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। अब ये जो है काफ़ी सारी पार्टीज भी इसको अपोज कर रही है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, और ऑफ कोर्स ये कांग्रेस तो करेगी, ऑपोजिशन में है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मेन कॉज जो है फार्मर्स का भी और सबका भी कि एमएसपी पे है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे है, और कि मिडलमैन पे भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्टेट को भी लॉस हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, एपीएमसीज पे स्टेट जो है वो टैक्स लगाती है 3% 4%, तो उससे स्टेट को टैक्स मिल जाता है, तो वो उनके लिए अच्छा होता है। तो इस वजह से स्टेट भी इसको क्रिटिसाइज कर रही है। तो अगर देखा जाए तो ये जो लैक ऑफ स्टैट्यूटरी सपोर्ट है बिल्स में फॉर द एमएसपी, ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है। मेन मुद्दा तो एमएसपी का है फॉर द फार्मर्स लाइक पंजाब और हरियाणा के, जहाँ पे 65% वीट होती है। लाइक एक बार क्या हुआ था कि 65% थी वीट 2019 में, और वो प्रोक्योर की गई थी एमएसपी के द्वारा बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एजेंसीज। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे, मतलब जब डी रेगुलेट किया गया था एमएसपी को तो क्या हुआ था। तो हमने शुगर इंडस्ट्री जो थी 1998 में उसको डी रेगुलेट किया गया था, तो उसकी वजह से मतलब प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो ज़्यादा आ गई थी। तो बट उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था फार्मर्स को। मतलब जैसे कि कहा जा रहा है ना, मंडीज़ को, इन सब चीज़ों को रेगुलेट अगर गवर्नमेंट ना करे, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना दे, तो ये इनमें फार्मर्स को फ़ायदा होने की जगह नुकसान होने लगता है। तो एक बार ये हुआ था, एक बार 2006 में जब बिहार की गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट करने की कोशिश की थी एपीएमसीज को, तो वहाँ पे भी फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था। तो अब ये देखा, ये जो जब से ये लॉज को प्रपोज किया है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में। और ये प्रोटेस्ट जो है वो लार्ज स्केल है जब से नरेंद्र मोदी जो है वो इसमें, जब से उन्होंने मतलब प्राइम मिनिस्टर की पद संभाली है 2014 से। 26 नवंबर 2020 को फार्मर्स जो थे हरियाणा से, उनको दिल्ली में एंटर करने से रोका गया, और जो अंबाला का बॉर्डर था वहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने पत्थर फेंके पुलिस पे, और पुलिस के बैरिकेड्स को पानी में फेंक दिया। एक प्रोटेस्टर ने आईएएनएस को ये कहा कि वो बैरिकेड्स को भी तोड़ देंगे अगर उनको आगे जाने ना दिया गया। तो पुलिस ने उसके रिस्पॉन्स में उन पे वाटर के कैनॉन्स फेंके, और मीडिया ने ये भी बताया कि पुलिस ने रास्ते में काफ़ी सारे गड्ढे खोदे जो दिल्ली में रूट जाता है। और जो हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने नेशनल हाईवे जो कनेक्ट होता है दिल्ली से, उस पे बड़े बड़े मिट्टी से भरे हुए ट्रक को खड़ा करवा दिया, बुलडोज़र को खड़ा करवा दिया, ताकि आगे किसान बढ़ ना पाए।
और जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको उनके घर को जो है फार्मर्स ने घेर लिया था, और जिसके बाद पुलिस ने उन पे काफ़ी ज़्यादा ब्रुटैलिटी की। तो और ये सब देखने के बाद जो ओवरसीज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी प्रोटेस्टर्स की साइड ली। तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कनाडा है डब्ल्यूटीओ में, वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इंडिया के एमएसपी पे और अदर एग्रीकल्चर पॉलिसीज पे भी। कनाडा ऑल्सो ऑफन क्वेश्चंस इंडियाज डोमेस्टिक एग्रीकल्चर मेजर्स दैट आर मेंट टू प्रोवाइड फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू द कंट्रीज लार्ज एगेरियन पॉपुलेशन। तो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो हैं वो प्रोटेस्टर्स को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में मोस्ट ऑफ दी कौन है, सिख रहते हैं, पंजाबीज रहते हैं। तो उनकी जो पार्लियामेंट है, मतलब जो उनकी हाउस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो सिख का भी है, पंजाबीज का भी है। तो वो इसी वजह से उनको सपोर्ट करने के चक्कर में, और जो बाहर जाते हैं तो उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में भी है, तो इंडिया में है तो वो पंजाब में है, तो पंजाब में जो उनकी फैमिलीज जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो इसी वजह से ये भी एक रीज़न है जो जस्टिन ट्रूडो का वो प्रोटेस्टर्स की साइड लेने का। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू गाइस।